हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोग बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम उसे मैट्रिक स्पेस के अंदर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। देखिए, सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। लेट ई डी बी अ मैट्रिक स्पेस. Any function whose domain is the set of natural number is called a sequence. A function x from n to e is called as sequence in e. मीन्स सीक्वेंस का मतलब क्या है? एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिया है? लेट ई डी बी अ मैट्रिक स्पेस एनी फंक्शन whose domain is the set of natural number, जिसका डोमेन जो है वो क्या बन जाए? नेचुरल नंबर बन जाए। तो वो ऐसा सीक्वेंस, ऐसे मैपिंग को हम क्या बोल देंगे? सीक्वेंस बोल देंगे। और देखिए वो सीक्वेंस कैसा है? x जो है वो मैपिंग कैसी है? n से e के अंदर मैपिंग है, जहाँ पर फिक्स कर दिया कि डोमेन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो द इमेज xn of n belongs to n is denoted by xn. The sequence x is denoted by, सीक्वेंस को हम दो एरोज के बीच में हम xn से डिनोट कर लेते हैं। बहुत सारे पैटर्न बता रखे हैं यहाँ पर किस किस तरीके से हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। सीक्वेंस हमने देखा ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और फिर हमने एरोज को बंद कर दिया। तो इस तरीके से एक पैटर्न ये है। या फिर अगर हमने ओनली xn लगा रखा है तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि ओनली xn लगा हुआ है, इसका मतलब भी ऑल n बिलोंग्स टू n ही है। और हम तीसरा पैटर्न क्या कर सकते हैं? xn और उसके बाहर लिमिट मेंशन कर सकते हैं n बराबर 1 to इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा जो सीक्वेंस है उसमें अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस जो है वो हम एक ऐसी मैपिंग ले रहे हैं जिसका डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और उसे डिनोट करने के बहुत अलग अलग पैटर्न हैं, जहाँ पर कहीं हमने n को मेंशन कर रखा है, नेचुरल नंबर है। दूसरे में हमने सिर्फ xn लिखा है, उसे भी हम सीक्वेंस का ही रिप्रेजेंटेशन हम जो बेसिकली लेते हैं वो सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। और थर्ड वाला जो है उसमें फिर से हमने n को मेंशन कर दिया, n इक्वल 1 to इनफाइनाइट। और या फिर सीक्वेंस को लिखने का तरीका क्या है? एरोज़ के बीच में हम लिख लेते हैं x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 to इनफाइनाइट है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है? n वेरीज फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, बट रेंज ऑफ सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। बट क्या बताया गया है जब हम रेंज की बात करते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तो क्या वैल्यू देता है? फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। इट मीन्स जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो सीक्वेंस है हमारा वो क्या होगा? हमेशा क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म जो होनी चाहिए सीक्वेंस के अंदर वो क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। बट अगर हम उनकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज जो है को डोमेन के अंदर रेंज की जो वैल्यू है, रेंज ऑफ सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो रेंज के लिए क्या बोला गया है? मे बी वो फाइनाइट हो, मे बी वो इनफाइनाइट हो। तो इस तरीके से सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या समझ आया है हमें कि सीक्वेंस एक तरीके से ऐसी मैपिंग होती है x कॉलन n to e। मीन्स n हमारे पास क्या हो जाता है वहाँ पर? डोमेन। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ठीक है। और e हमने क्या ले लिया? एक हमने ed जो है एक मैट्रिक स्पेस ले लिया, तो उसका एक ई सेट ले लिया। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर का जो सेट है उससे ई के अंदर एक मैपिंग अगर डिफाइन है तो इस मैपिंग के पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं सीक्वेंस। और उसे डिनोट किससे करते हैं? एक्सन को एरोज के बीच में हम डिनोट कर देते हैं। और कुछ नोट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी किसी भी सीक्वेंस में वो हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। बट अगर हम कभी रेंज की बात करें तो मे बी वो फाइनाइट हो, मे बी इनफाइनाइट हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सब सीक्वेंस। इसी का कंटिन्यू पार्ट है ये।
लेट एक्सएन बी ए सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस ईडी। एक्सएन जो है हम एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और कंसिडर कर लिया, उसे हमने नाम दे दिया वी के। तो हमने यहाँ पर एक्सएन तो एक सीक्वेंस लिया है, वी के हमने क्या ले लिया, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लिया पॉजिटिव इंटीजर का। तो उस केस में जो एक्स वी के बनेगा, एक्स वी के को हम क्या बोल देंगे, एक्स वी के इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन। तो एक्स एन का सब सीक्वेंस की बात जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ले लिया, एक वीकी सीक्वेंस ऐसा ले लिया जो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, किसका, पॉजिटिव नंबर का। तो ऐसा अगर हम सीक्वेंस लेके चलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ऐसे एक्स वी के को हम क्या बोल देते हैं, वो क्या बन जाता है, सब सीक्वेंस बन जाता है। कौन से सीक्वेंस, एक्स एन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स एन इक्वल 1/n की बात करते हैं और हमने यहाँ पर 1/n डिफाइन कर दिया, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, अप टू इनफाइनाइट हमने यहाँ पर वैल्यूज़ कंसीडर कर ली। देन वी के की बात करते हैं, वी के हमने कैसा ले लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ले लिया, वो भी किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास क्या बन गया, वी के ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब सीक्वेंस के लिए इस एग्जांपल से हम थोड़ा सा डिक्टेट करना चाहते हैं। जब हम xn की बात कर रहे हैं तो हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। जब vk की बात कर रहे हैं तो v1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, v2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, v3 की वैल्यू कितना हो गया, 6। जब मैं v1 ले रही हूँ, क्योंकि हम मैपिंग के अंदर डिफाइन करते हैं, अगर हम वन डोमेन ले रहे हैं तो उसका रेंज हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हमने यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन जैसे हम डिफाइन करते थे, बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पर पार्ट ले लिया। एक्सो v1 मीन्स पहले हम इसे डिफाइन कर देते हैं x ब्रैकेट के अंदर v1, v1 की वैल्यू कितनी आई है, 2, v1 की वैल्यू 2 है, लेकिन x पर 2 की इमेज कितनी बन रही है, मीन्स x का सेकेंड टर्म कितना बन रहा है, 1/2। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा, एक्सो v1 की वैल्यू, एक्सो v2 की वैल्यू। एक्सो v2 की वैल्यू का मतलब क्या है, पहले हम उसे अरेंज कर लेते हैं, x ब्रैकेट के अंदर v2, v2 का मतलब कितना हो गया, 4, तो इसका मतलब मुझे x4 निकालना है। और x4 की वैल्यू अगर मैं 4 पर जाकर देखती हूँ x वाली टर्म के अंदर, तो x4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाता है, सब सीक्वेंस डिफाइन हो जाता है। तो सब सीक्वेंस के लिए हमने क्या लिया है, एक सीक्वेंस लिया, उसी के साथ एक ऐसा सीक्वेंस लिया जो क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो किसका हो, इंटीजर का। सीक्वेंस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सीक्वेंस में भी रेशनल हो सकता है, बट सब सीक्वेंस के लिए हमने यहाँ पर जो हम यहाँ पर एक और सीक्वेंस ले रहे हैं जिसके कंपैरिजन हम, जिसके साथ हम उसे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, उस सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर का होना चाहिए। ऐसे एक्स वी के को हम क्या बोल देंगे कि हमारा पास क्या बन जाता है, सब सीक्वेंस बन जाता है। अब देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, बहुत सारा बेसिक पार्ट यहाँ सिखाया जा रहा है आप लोग को, क्योंकि ये वर्ड हम थ्योरम्स में बहुत इजीली यूज़ करेंगे। जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता होगी तो हम थ्योरम्स को कैसे डिक्टेट करेंगे, तो इसीलिए पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, let xn be a sequence in a metric space ED, a point x belongs to E is said to be a point of the sequence, is said to be a limit point of the sequence xn। लिमिट पॉइंट जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है मैट्रिक स्पेस के अंदर, वैसा ही लिमिट पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर किसके अंदर डिफाइन कर दिया, सीक्वेंस के अंदर। तो हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस ले लिया मैट्रिक स्पेस का, एक पॉइंट ले लिया x जो है E के अंदर, इस x पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, लिमिट पॉइंट बोल देते हैं उस सीक्वेंस का। इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ऐसी ही डेफिनेशन हम पहले दिया करते थे। इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस,
ठीक है। तो वहाँ पर हम सेट की बात करते थे, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ हमने सारी डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस पर दी है। अब यहाँ पर हम मैट्रिक स्पेस के सीक्वेंस पर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक सीक्वेंस एक्सन ले लिया और हमने क्या ले लिया, उस सेट ई के अंदर एक पॉइंट ले लिया एक्स। इस एक्स पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इस एक्स के जो ओपन स्फेयर हमारा बना है उस ओपन स्फेयर के अंदर क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाए सीक्वेंस की, तो उसे क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस बोल देंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस आता है। अब लेट ईडी बी अ मैट्रिक स्पेस। फर्स्ट लाइन ऑलवेज सेम रहेगी हर डेफिनेशन में। ईडी हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक स्पेस ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, ए सीक्वेंस एक्स एन in E is said to be converge a point x belongs to E। एक कोई सीक्वेंस लिया हमने xn, उसे हम किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करवा रहे हैं। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 n0 belongs there exists n0 belongs to n such that for all n greater than n0 this imply dxn x less than क्या बन जाए, एप्सिलॉन बन जाए। हमारे पास सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन यही हुआ करती थी। जब हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो हम क्या ले लेते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जिससे सारी वैल्यू जो भी वहाँ बन रही है, और मैट्रिक स्पेस की बात करें, इट मीन्स डी एक्स एन एक्स हो गया, डी एक्स एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। इन दिस केस वी राइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल एक्स। तो कन्वर्ज का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस के पॉइंट जो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हो, तो ऐसा सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का हर एक पॉइंट जो है, जो सीक्वेंस बना रहा है हमारा एक्स एन, उसमें x1 x2 x3 xn जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है, वो सारी की सारी किसी एक पॉइंट x पर कन्वर्ज हो रही हो, तो ऐसा सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाता है। जहाँ हम पहले भी पढ़ के आए हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, x हो जाती है। हेयर x इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो लिमिट की डेफिनेशन भी सेम हुआ करती थी हमारे पास। लिमिट का मतलब क्लियर है, लिमिट कितनी है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल एक्स और एक्स एन टेंड्स टू एक्स और लिमिट एक्स एन इक्वल एक्स। अंडरस्टूड है, अगर आपने लिमिट भी लिख दिया है तो भी वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन दी हुई है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने, ये सारी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले मैट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम उसे क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। और किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, दे वही मैट्रिक स्पेस के रेस्पेक्ट में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट को हमने एक सीक्वेंस के ऊपर कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखिए डेंस सेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। एक मैट्रिक स्पेस हमने ले लिया ई डी, उसके कोई भी दो सबसेट ले लिए ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी डेंस इन बी। ए जो है वो बी के अंदर डेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए बार जो है वो बी को कंटेन करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ए का क्लोजर जो है वो किसको कंटेन करे, बी को कंटेन करे, मीन्स बी कंटेन इन ए बार, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए बार। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, ए इज डेंस इन बी। ए क्या बन जाता है, डेंस बन जाता है बी के अंदर। वापिस से डेफिनेशन समझेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। ए और बी दो हमने क्या ले लिए, किसी भी मैट्रिक स्पेस के सबसेट ले लिए, और अब उन दो सबसेट पर हमने एक कंडीशन लगा दी कि ए का जो बार होगा वो बी को कंटेन करे। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, देन ए इज सेड टू बी डेंस इन बी।
यहीं पर डेंस के लिए कुछ और डेफिनेशन, कुछ और रिजल्ट्स भी डिफाइन किए हुए हैं ताकि उनसे थ्योरम को डिराइव करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए इज सेड टू बी डेंस इन ई और एवरीवेयर डेंस। या तो हम ए को बोलेंगे कि वो ई के अंदर डेंस है, या फिर ए को हम बोलेंगे एवरीवेयर डेंस। कब बोलेंगे? जब ए बार की वैल्यू एग्जैक्टली ई के बराबर बन जाए। ए बार की वैल्यू अगर ई के बराबर बन जाती है तो हम ऐसे के लिए क्या प्रॉपर्टी बोल देंगे? ए क्या कहलाता है? एवरीवेयर डेंस कहलाता है। एक और प्रॉपर्टी है, ए इज एवरीवेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ ए। प्रीवियस यूनिट में हमने अधरेंट पॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जिसे हमने बताया था कि वो एक टाइप से लिमिट पॉइंट की जैसा ही होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली हम स्टेटमेंट फॉर्म में याद रखेंगे कि ए जो है वो एवरीवेयर डेंस कब कहलाएगा? जब इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ ए। ई का हर एक पॉइंट ए का अधरेंट पॉइंट होना चाहिए। या फिर हम इसे और लैंग्वेज में बोल दें, सेट ए इज सेट टू बी नो वेयर डेंस इफ ए बार नॉट इक्वल 5। मीन्स जो हमारा ए बार है, जो क्लोजर ऑफ ए है, उसका अगर इंटीरियर ले लिया जाए तो वो क्या बन जाना चाहिए? 5 बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास 2 या 3 रिजल्ट हैं इसके ऊपर, डेंस सेट के ऊपर। तो किसी भी सेट को कब हम डेंस सेट बोलेंगे? ऐसा 2 सबसेट ले लें हम किसी भी ई सेट के, जो मैट्रिक स्पेस है उसका जो ई सेट है, उस ई सेट के किन्हीं भी 2 सबसेट को हम कैसे रिलेट कर दें कि ए का जो क्लोजर है वो बी को कंटेन करे। तो हम ए को क्या बोलेंगे? ए इज सेट टू बी डेंस इन बी। ए जो है वो बी में डेंस कहलाता है। इसी के साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ई इज सेट टू बी डेंस इन ई और एवरीवेयर डेंस इफ ए बार इक्वल ई। ए जो है अगर हम उसको ई के अंदर डेंस बता दें, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? ए बार की वैल्यू एग्जैक्टली ई के इक्वल आ जानी चाहिए। और एक और बता रखा है, ए इज एवरीवेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ ए। और तीसरा स्टेटमेंट है, ए इज सेट टू बी नो वेयर डेंस इफ क्या कंडीशन लगा दी जाए? क्लोजर ऑफ ए ऑफ इंटीरियर इक्वल 5। अगर हम किसी ए के क्लोजर का इंटीरियर ले लेते हैं, ए बार का इंटीरियर, ए बार का नोट डिफाइन कर देते हैं, वो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास? वो मिल जाना चाहिए हमें 5 मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है, सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, डेंस सेट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? ये एक सीक्वेंस पर डिफाइन है और सीक्वेंस को हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं? XN लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है? डेंस सेट। तो डेंस सेट आप लोग को आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्हीं डेफिनेशन को बेस मानकर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।